देयर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक वो हैं जो डेफिनेटली मेरी क्लासेस लेते रहे, और एक ग्रुप वो है लोगों का जिन्होंने पहले मेरी क्लासेस नहीं ली लेकिन डेफिनेटली ये लेक्चर्स लिए हुए हैं, राइट। अब चैट ऑफ कर दें जी, मैं आप सिर्फ सुनते जाएं। माय कोऑर्डिनेटर प्लीज इसको चैट को ऑफ कर दें। जी अच्छा सर, मैं मैं चैट ऑफ करने लगी। मैं जी जी चैट ऑफ कर दें। अच्छा जी, नहीं लास्ट लेक्चर मिस नहीं होता, होता ये है कि ये जो भी लेक्चर होगा इसकी सुन लें, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ। मैं सबको बता रहा हूँ, आपके मैसेजेस आ गए बट मेरी बात सुने। क्लास, चूंकि ये जो स्क्रीनिंग की क्लास है ना, इसमें 1.5 और मे बी मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स तक लेक्चर बाजू का जाएगा। बाजू का 1.5 आवर तो मैक्सिमम है, कुछ टाइम कभी ज्यादा हुआ तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा होंगे। बाकी जो क्लास का टाइम होता है वो सारा LMS पे होगा। ये जितनी भी स्क्रीनिंग की क्लासेस है ना, ये क्लासेस फुल 3 आवर मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ जो टाइम आपका स्पैन है वो 1.5 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स है। लेक्चर कंप्लीट, उसके बाद आप फौरन ऑन LMS पे जाते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं 25, 30, 40, 50 या 60, तो LMS पे उस तरह से है कि एक 1.5 आवर का लेक्चर, 45 मिनट्स टेस्ट, 45 मिनट्स के बाद 20 मिनट मेरे साथ डिस्कशन, वापस दे कम बैक टू मी एंड दे डिस्कस विद मी। आपके केस पे ये है कि चूंकि आप सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, बैजेस के हैं, और आप लोग वो कॉम्पोजिशन का पेपर पढ़ के आए हैं, और यू आर आई मीन इस वक्त तकरीबन मैं 1200 स्टूडेंट्स देख रहा हूँ। तो जब आपको LMS पे भेजा जाता है तो सारे जब उस पे जाते हैं उस पे लोड बन जाता है। उसकी ड्यूरेशन इस तरह से सेट है कि रात को फॉर एग्जांपल 8 बजे से लेके सुबह मेरे ख्याल 8-9 बजे तक आपके पास टाइम है कि मतलब ग्रुप्स में जाते रहें। 25-25, 30-30 लोग जाएं, अगर वो जब सारे एक ही दम उसको अप्रोच करते हैं ना LMS पे, तो वो डेफिनेटली उसको बेयर नहीं कर पाता। जो साइट है उसको होल्ड नहीं कर पाती, बेयर नहीं कर पाती, तो वो फंक्शन करना जो है वो छोड़ देती है। सो लेक्चर के बाद या तो ग्रुप्स में डिवाइड होना कि 25-25 लोग होते, 30-30 लोग होते, तो फिर 45 मिनट्स की प्रैक्टिस करने के बाद, बिकॉज आई गिव नॉर्मली 40 to 45 क्वेश्चन या मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, तो उसके बाद आप वापस आएंगे और 20 मिनट्स हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो दैट्स वाई उसको मैंने क्लास के लेक्चर खत्म करने के बाद आई डिडंट रिटर्न, एंड आई थिंक द सेम वुड गो टुडे। मे बी आज का लेक्चर 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का, आई डोंट नो, मे बी चलेंगे, बात करते जाएंगे, फिर आपको पता चलता जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखें, देर आर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर। एक वो हैं जो मेरे साथ पढ़ के गए हैं, और एक वो हैं जो दूसरे ग्रुप्स हैं, दूसरे बैचेस के साथ थे। इन बोथ केसेस सब ने कंपोजिशन में सेंटेंस करेक्शन जब पढ़ी होगी तो टीचर्स ने डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के बारे में एक लेक्चर दिया होगा। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली जो स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड किया है, उसको थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश की है प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, ताकि अगर उस वक्त कुछ चीज़ें क्लियर नहीं भी थी तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाए विद मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बिकॉज उस वक्त 3 घंटे की क्लास के अंदर चीजें करवानी भी होती हैं और एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है, एक ही लेक्चर होता है। यहाँ पर फायदा यह है कि सेंटेंस करेक्शन नहीं खाली करवाई जा रही, वो पूरे ग्रामर के पोर्शन को 4 हिस्सों में, 4 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है कि नहीं। और उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि ये मेजर एरियाज हैं, ये आप हमसे सीख रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, और देन प्रैक्टिस करें उस टेस्ट के ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड है in terms of practical application, in terms of more examples, practical examples, rather than giving you theoretical information, the practical things are there, ताकि वो that would make more sense। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं जब ये कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर कंप्लीट कर लूं तो फिर थोड़ी सी आपसे पहले बात कर ले, उसके बाद आपको टेस्ट पे भेजे, ठीक है ना। यू डोंट वरी, मैं इस वक्त ये करूंगा कि द मोमेंट आई फिनिश माई लेक्चर आई वुड अलाउ यू ऑल टू टॉक टू मी, आई मीन थ्रू द चैट बॉक्स, ठीक है। इस वक्त सिर्फ लेक्चर को गौर से सुनने की, समझने की कोशिश करें। जिसको पहले आता है या नहीं आता, इन बोथ केसेस समझने की कोशिश करें। मॉडिफायर है जी, इसका लेक्चर चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद एक नया एक मेजर पोर्शन
जो कि स्ट्रक्चरल एरर्स का सबब बनता है, स्ट्रक्चरल जो ब्लंडर्स होते हैं उनका, उनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मॉडिफायर है. दिस इज ऑल्सो द रूट कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल ब्लंडर्स, राइट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मॉडिफायर्स जो हैं ये क्या होते हैं और ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, उसकी मीनिंग को डिस्टॉर्ट करके रख देते हैं. तो पहले लफ्ज मॉडिफाई समझ लें. मॉडिफाई मीन टू शेप. मॉडिफाई टू शेप, पहली बात. नाउ टू शेप फॉर व्हाट? टू शेप समथिंग, टू गिव अ कंक्रीट आइडिया, a concrete and definite idea of something. Any word or any phrase or any clause, any word, any phrase or any clause, यानी वर्ड भी मॉडिफायर का रोल प्ले करता है, फ्रेज भी मॉडिफायर का रोल प्ले करता है, और क्लॉज भी जो है वो पूरे मॉडिफायर का रोल प्ले करती है. करती क्या है? मॉडिफाई करती है, किसी भी उस मैसेज के बारे में मोर कंक्रीटनेस और क्लैरिटी लाती है मैसेज के बारे में. नाउ अगेन दैट मैसेज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास. ठीक है कि नहीं? तो ये जरा समझ लें. तो ये बेसिकली क्या है जी? ये मॉडिफाई गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड देमसेल्व्स, अपने बारे में भी, टू मेक दोज थिंग्स मोर डेफिनेट. क्या मतलब? मॉडिफायर क्या करते हैं? मोर इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब्स के बारे में, और अपने बारे में भी. यानी एक मॉडिफायर के साथ भी एक और मॉडिफायर होगा, अपने बारे में भी मोर क्लैरिटी देते हैं. ठीक है? टू गिव अ कंक्रीट आइडिया. फॉर एग्जांपल, ही वॉक्स. इस वक्त 1000 स्टूडेंट है, 1200 स्टूडेंट है. 1200 स्टूडेंट्स के दरमियान के माइंड में डिफरेंट पिक्चर्स बनेंगी वॉक्स की. लेकिन इफ आई से ही वॉक्स ब्रिस्कली, then there is a one picture in the minds of 1200 students. Not different pictures, not varying pictures. The only picture, the one picture in everybody's mind, walks briskly, right? यानी ये इसने क्या किया? ये जो briskly लफ्ज है, इसने वॉक को आके डेफिनेटनेस दी. उस वॉक की जो क्लैरिटी नहीं थी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, उसको क्लैरिटी में कन्वर्ट किया, उसको कंक्रीट बनाया, उसको डेफिनेट बनाया. तो ये जो ब्रिस्कली लफ्ज था ये एडवर्ब था, और एडवर्ब में आके उस वर्ब वॉक के बारे में एक कंक्रीटनेस जो है, ये डेफिनेटनेस जो है वो अनफोल्ड की. ठीक है? तो नाउन एंड वर्ब्स मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स. जो आम नाउन्स या वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट में रहते हैं. दे कुड बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट वेज, according to the perception of the people, right? They just tell you what the things are and what they do. But modifiers give information which makes the picture more definite. It brings more clarity. एक बात तो ये, इसको modify कहते हैं. So modifier is a word, phrase or clause that describes something or makes it meaning more specific. So function कैसे करेंगे? ये दो तरीके से function करेंगे. As an adjective, as an adverbs. As an adjective, as an adverbs. अब आप पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि अगली स्लाइड में ऐसी बात नहीं होगी, ये as an adjective और adverb ही क्यों करते हैं? As an adjective और as an adverb क्यों करते हैं? देखो, एक सेंटेंस जो है ना, वो कितने वर्ड्स का मजमुआ होता है? नॉर्मली 4 वर्ड्स होते हैं. सब्जेक्ट होता है डूअर. सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं डूअर होने की वजह से, काम कर रहा है, इसलिए हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये सारे 4 के 4 वर्ड्स ही होते हैं. इन चारों वर्ड्स के नाम होते हैं. किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखें तो मैं इसको इधर लिख देता हूं. ये सब्जेक्ट जब हम कहते हैं, वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो याद रखें ये हैं वर्ड्स ही, लेकिन ये शुरू में जो वर्ड आया किसी सेंटेंस के अंदर एज ए बिहेव कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बिहेवियर की वजह से हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये ग्रामेटिकल नाम दिया हुआ है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये बेसिकली एक्शन ही है, उस एक्शन को कंक्रीटनेस प्रोवाइड करता है. ये सब वर्ड्स ही हैं. तो अगर हम इसको देखें, ऑब्जेक्ट को देखें या सब्जेक्ट को देखें,
इसके स्कोप को नैरो करें तो ये आखिर में ये नाउन ही बनते हैं, ये आखिर में नाउन ही बनते हैं। तो दो ही वर्ड्स आपके पास रह जाते हैं, नाउन और वर्ब। यानी ऑब्जेक्ट भी एक किस्म का नाउन है और सब्जेक्ट भी एक नाउन ही है, मगर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनैलिटी और बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, one we call subject because it is doing an action, and one we call that noun we call object because it is receiving an action, it is not doing anything itself, ये खुद से कुछ नहीं कर रहा। सो जब हम इसके स्कोप को नैरो करते हैं तो आ जाके ये खत्म इसी बात पे होता है कि ये दो नाउन एंड वर्ब है। सो जो चीज नाउन के साथ जुड़ी हो, गौर से सुनना, एनीथिंग अटैच्ड टू नाउन, ठीक है, डेफिनेटली टू शेप इट, ठीक है, उसको हम कहेंगे इज एडजेक्टिव, ठीक है। और शेप करने की वजह से हम उसको मॉडिफायर कहते हैं, शेप का अमल करने की वजह से उसको वर्ब कहते हैं। जो नाउन के साथ अटैच होगी वो एडजेक्टिव है, बट टू शेप इट वी कॉल इट एडजेक्टिव। इसी तरह एनीथिंग which is attached to verb, to shape it is called adverb, क्योंकि वो वर्ब में इजाफा करिए। सो दैट इज व्हाई, दिस इज द रीजन कि हम इसको, ये जो मॉडिफायर्स हैं इनको हम एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। मुझे उम्मीद है कि इससे क्लैरिटी आती होगी अगर आप गौर से सुन रहे होंगे। अगर आप सबकॉन्शियसली इस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि हाँ पता है, हाँ पता है, ये भी पता है, सुना हुआ है, कौन सी नई बात है, तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप अटेंटिव होंगे और कहेंगे शायद कोई नई चीज मिले, और आई एम 100% श्योर, मैंने अपनी क्लास में भी ऐसे बात नहीं की होगी उस जो सेंटेंस करेक्शन की थी, क्योंकि उसकी डिमांड क्लास की और होती है, इस क्लास की डिमांड कुछ और है। सो ये नाउन ही है, वर्ब्स ही हैं, दो ही चीजें होती हैं। यानी एक वर्ड जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, उस है ही नाउन है, लेकिन हम उसके बिहेवियर की वजह से उसको सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। और दूसरा जो है वो वर्ड वो एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, उसके अंदर हरकत महसूस हो रही है, तो हम उसको वर्ब कहते हैं। तो जो चीज नाउन के साथ अटैच हो जाएगी और उसके बारे में बात करेगी उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, और जो वर्ब के साथ अटैच होगी और उसके बारे में बात करेगी, उसको शेप देगी, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। नाउ अब ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, ये इटसेल्फ वर्ड ही है तो लफ्ज ही, लेकिन ये फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज किसे कहते हैं? दो या तीन वर्ड्स का मजमुआ। और वो क्लॉज भी हो सकता है, यानी पूरे का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है जो अगले सेंटेंस के पार्ट को मॉडिफाई कर रहा हो। तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स डज नॉट अगेन मीन कि वो खाली वर्ड ही होंगे, वो खुद भी एक फ्रेज हो सकते हैं और एक क्लॉज की शक्ल में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज आपके सामने अनफोल्ड होंगी कि कैसे वो एडजेक्टिव एक पूरा फ्रेज भी हो सकता है और वो कैसे क्लॉज भी हो सकता है और फिर वो कैसे मॉडिफाई करता था। लेट्स सी दिस। सो ये देखें, मॉडिफायर नंबर वन, मॉडिफायर एज ए वर्ड देखो। आप पहले मॉडिफायर वर्ड देखो, एक्सपेंसिव शूज। अब ये शूज चूंकि नाउन है, जो लोग बिल्कुल वीक हैं ग्रामर में वो बहुत गौर से सुने, शूज एक नाउन है क्योंकि शूज खुद हरकत नहीं कर। जिस चीज के अंदर हरकत पाई जाए, मोशन महसूस हो, उसको वर्ब कहते हैं। जिसमें कोई मोशन ना हो उसको नाउन कहते हैं। ये मैं कंसेप्चुअल डेफिनेशन दे रहा हूं, वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एकेडमिक डेफिनेशन नहीं दे रहा जो आप किताबों में पढ़ते आ रहे हो। आई एम नॉट गिविंग दैट, बिकॉज उससे मुराद आप एक ही लेते हो, नाउन से मुराद नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है जी। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा फिर एडवाइस और एडवाइज में एक नाउन है एक वर्ब है, तो कहते हैं हाँ जी है। मैं कहता हूँ अच्छा फिर बताओ ये एडवाइस जो नाउन आप कह रहे हो तो ये नाम तो नहीं है। आप तो कहते हो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, तो ये तो नाम नहीं है। फिर आके क्या, हाँ सर वो नाउन की किस्में होती है ना, जैसे काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, मैं कहता हूँ यस, ये है प्रॉब्लम। ग्रामेटिकली तो ये नॉलेज ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब फंक्शनली काम करना है तो आपको टेक्निकल डेफिनेशन से ज्यादा कंसेप्चुअल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और कंसेप्चुअल डेफिनेशन ये है नाउन की कि जिस वर्ड के अंदर आपको हरकत ना महसूस हो, रुका हुआ ठहरा हुआ वर्ड महसूस हो, वो समझो नाउन है। जैसे सजेशन, तजवीज, हरकत नहीं महसूस हो रही। एडवाइस, नसीहत, हरकत नहीं महसूस हो रही। लेकिन सजेस्ट, तजवीज देना, हरकत महसूस हुई, एक्शन नजर आया इसके अंदर। एडवाइज, नसीहत करना, एक्शन महसूस हुआ है। सो ऐसों को हम वर्ब कहेंगे और जिसपे हरकत ना हो वो नाउन कहेंगे। इससे क्लैरिटी ज्यादा आती है कंसेप्चुअल डेफिनेशन से। आप नाउन प्रोनाउन या नाउन एडजेक्टिव वर्ब की गलतियां नहीं करते हो, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये शूज जो है ये नाउन है क्योंकि खुद बेचारा कुछ नहीं कर रहा, रुका हुआ वर्ड है। तो इसके साथ जो भी
पहले वर्ड लगेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, एक्सपेंसिव। और याद रखो एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन से पहले आता है। एडवर्ब की बात यह है कि वो वर्ब के बाद आता है, ये पहचान, ये पोजीशन याद रखो। एक्सपेंसिव शूज एडजेक्टिव है, क्यों? और इस एडजेक्टिव इसको हम क्यों मॉडिफायर कह रहे हैं? क्योंकि इसने शूज के बारे में, किसी के जेब में 200 रुपए हैं, किसी के जेब में 2000 का शूज है, किसी के जेब में 20,000 का शूज है। जैसी जैसी सोच वैसा वैसा शूज नजर आएगा। जिसकी सोच सस्ती है, जो जिसकी जेब में पैसे नहीं है, वो कहेगा यार चलो 1000 का शूज ले लेते हैं। और जिसके पास पैसे भी हैं या वो बड़े सोच को बड़ा रखना चाहता है, बेशक उसके पास पैसे नहीं है, वो कहेगा मैं तो 10,000 से नीचे का शूज नहीं लूंगा। राइट? तो वो अपने हिसाब से पिक्चर दे रहे होगा। लेकिन द मोमेंट हमने एक्सपेंसिव या चीप का लफ्ज लगाएंगे, ठीक है कि नहीं, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये शूज सिर्फ एक्सपेंसिव है या ये शूज सस्ता है सर। तो इसको हम मॉडिफायर इसलिए कह रहे हैं। मूव्ड स्लोली, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और वर्ब के बारे में बात कर रहा है, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और वर्ब के बारे में बात कर रहा है, उसको कंक्रीट शेप दे रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब के अंदर ऐड करें तो स्लोली। तो ये हो गया वर्ड मॉडिफायर। दूसरा मॉडिफायर होता है फ्रेज की शक्ल में। जैसे अब जेट, जेट एक नाउन है, नाउन से देखो पहले लगा हुआ है, पोजीशन देखते जाओ पहले, अब वेरी फास्ट, अब वेरी फास्ट। अब हम इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि फ्रेज वो होता है जो 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बट डज नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेज। सो अ वेरी फास्ट क्या, जेट, तो एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए अब आप डेफिनेशन याद करते होंगे, कई लोगों ने पढ़ी भी होंगी, समझ नहीं आती होंगी, लेकिन एग्जांपल से बड़ी आसानी से आपको चीज समझ आ सकती है। इसी तरह दूसरा शी सैट, सैट इज अ वर्ब, तो वर्ब के बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डेफिनेटली एडवर्ब होगी, उसको मॉडिफाई कर रही है क्योंकि वो वर्ब के बारे में कोई बात कर रही है, तो वो भी फ्रेज है, लेकिन वो एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि वो वर्ब के बाद आ रहा है। राइट? अभी इसी में चल के मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह क्या होते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक ही चीज के नाम दो हैं। जैसे जैसे और करना जरा एक चीज के ऊपर, ये और करना। राइट? अगर मैं इधर लिख दूं आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, तो मैं अक्सर कहता हूं, गौर से सुनने से बात समझ आएगी। जब आप चीजों को रिलेट करने लग पड़ेंगे ना, फिर चीजें ज्यादा समझ आती हैं। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। एट द रूट दीज आर वर्ड्स। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? इसको हम, एक वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बार बार नाउन नहीं यूज होता। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम। सादा जुबान में हमने उसको नेम कह दिया, ग्रामर की जुबान में उसको नाउन कह दिया, मगर वही नाउन जब सेंटेंस के शुरू में आके एक्शन करता हुआ नजर आए तो हम उसको सब्जेक्ट कह देते हैं। तो उसी नाउन की जगह एक वर्ड आ जाता है तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की फेवर करने वाला। राइट? अब ये बात बड़ी गौर से समझिए, कंसेप्ट ठीक करेगी। ये भी वर्ड है हैव, लेकिन हैव को जब हमने फंक्शन ये करवाया कि वो किसी चीज को शेप दे रहा है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब कह देंगे। राइट? और कंप्लीट भी एक वर्ड है, और लेकिन ये किसको, इसको हम वर्ब कह रहे हैं, इसको एक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सो सारे वर्ड्स एक ही हैं, वर्ड्स ही हैं। अच्छा, यही चीज जब आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट चीज का नाम तो नहीं है, ऑब्जेक्ट चीज का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि ये इट इज नॉट डूइंग एक्शन इटसेल्फ, हमने इसको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी दे दी, ऑब्जेक्ट कह दिया। यही चीज अगर मैं यहां पे लिख दूं, कोई नाम लिख दूं, ही हैज गिवन मी, फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन मी, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज ये मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे दे रहा है। हालांकि ये भी नाउन की जगह यूज हो रहा है, वर्ड है। राइट? प्रोनाउंस की किस्में हैं, तो एक ही वर्ड के डिफरेंट नाम बन जाते हैं और हम उनको अलग अलग कैटेगरी में देखना शुरू करते हैं। दैट्स व्हाई कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हम उनको साथ लिंक करें, रिलेट करें चीजों के, तो हमें चीजें ज्यादा समझ आ सकती हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, क्योंकि ये इस वक्त एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इन्हीं में से भी आपको चीज नजर आएगी कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है और क्यों प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एनीवेज, ये फ्रेज हो गया। अब आ जाते हैं मॉडिफाइड क्लॉज की तरफ। द थीफ,
द थीफ दैट स्टोल द बैग, द थीफ दैट स्टोल द बैग। अब ये है एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसको क्लॉज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहां पर ये जो दैट है ये कंजंक्शन नहीं है, ये थीफ को रेफर कर रहा है, यहां पर एज ए प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, ये प्रोनाउन एज ए बिहेव कर रहा है। दैट, वो चोर जिसने, दैट थीफ को रेफर कर रहा है। स्टोल द बैग, जिसने बैग चुराया, राइट। ये पूरा फ्रेज आया है, और ये दैट जो है चूंकि थीफ को रेफर कर रहा है, और थीफ को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाता है, मगर ये पूरे जुमले की शक्ल में आया है क्योंकि ये पूरी बयान कर रहा है थीफ के बारे में। द थीफ दैट स्टोल द बैग, एडजेक्टिव क्लॉज। ही केम व्हेन द मून अपीयर्ड, व्हेन द मून अपीयर्ड, ये पूरी क्लॉज है। क्लॉज कहते हैं जुमले को दैट गिव्स अ कंप्लीट थॉट। तो दैट स्टोल द बैग का मतलब जिसने चुराया बैग, व्हेन द मून अपीयर्ड का मतलब जब चांद निकला। तो ये बात पूरी समझ आ गई, जब चांद निकला समझ आ गई है, लेकिन उस किसके बारे में? ही केम, उसको मॉडिफाई करके बारे में, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई है क्योंकि इसका मीनिंग तो क्लियर है लेकिन मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये किसी के बारे में बात कर रहा है, इसका मीनिंग डिपेंड करता है इसके ऊपर, ही केम के ऊपर, जो कि इंडिपेंडेंट है क्लॉज। ही केम, वो आया, कब? व्हेन द मून अपीयर, जब मून अपीयर हुआ। सो इसको हम कहेंगे एडवर्बियल क्लॉज। सो एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी, एक एडवर्बियल क्लॉज होगी। क्लॉज मीन अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ कंप्लीट थॉट, जो एक थॉट देता है। और ये थॉट किसके बारे में है? ये उसके ही केम के बारे में है। ये ऊपर वाला थॉट किसके बारे में? थीफ के बारे में, और थीफ के बारे में पूरी बात बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। सो एडजेक्टिव का मतलब सिर्फ किसी चीज की खूबी नहीं है। एडजेक्टिव मीन एनीथिंग that tells something about the noun or pronoun, and adverb is something which tells something about the verb, right? तो ये verb के बारे में बता रही है, कब आया? जब वो चांद निकला। आई होप कुछ ना कुछ सेंस आ रहा होगा। तो ये पहली बात ये याद रखनी है कि मॉडिफायर एक वर्ड भी होता है, एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है, एक क्लॉज की शक्ल में भी हो सकता है। तीनों की मैंने एक एग्जांपल दे दी, आपके ज़हन में रखिएगा। इनको हम कहेंगे, और हर एक का एक नाम है। इसको एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इसको एडजेक्टिव क्लॉज, इसको एडवर्बियल क्लॉज, और खाली वर्ड्स को हम एडजेक्टिव या एडवर्ब कहेंगे, बट दे आर मॉडिफायर्स। अभी आगे चल के इनका पता चलेगा कि ये कब डेंगलिंग कहलाते हैं और कब ये मिसप्लेस मॉडिफायर कहलाते हैं। सो एडजेक्टिव समझ लें, एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर किस किस शक्ल में आता है। अब एडजेक्टिव जो है ये तो आपने पढ़ लिया कि ये वर्ड है, लेकिन क्या हर दफा इसी शक्ल में आएगा? अच्छा, ये जो मुझे सामने नजर आते हैं ना, 2-2 मिनट के बाद आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, अब हाथ मत खड़ा करें, क्योंकि मैं आपके ना तो मैसेज देख रहा हूं ना मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। व्हाट आई वांट इज कि आप थोड़ा थोड़ा स्लो सुनते जाएं। मैं स्पीड स्लो कर लेता हूं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। मोहम्मद वकास, ये सवाल आप मेरे सुनते रहे, आपके सवाल। अभी ये मैंने 2 मिनट में मैंने ये सवाल सारे पढ़े हैं जी। तो इसमें मुझे आप लोगों के सवाल नज़र आ रहे हैं, और देख मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो सारे वो सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने आगे चल के जवाब दे दिए हैं। दिस मीन्स कि जब आप सवाल, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट ना किया करें, क्योंकि जब आप टेक्स्ट कर रहे होंगे आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होगी, जबकि मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँगा जो मुतवक्का आपके ज़हन में आ रहा होता है। द पॉसिबल क्वेश्चन दैट राइजेस इन योर माइंड इज मोस्ट प्रोबेबली आंसर्ड, most possibly answered, right? But what happens when you start paying attention to your question which is appearing in your mind rather than paying attention to the word of the teacher, तो वो आप चीजें मिस कर देते हैं। अब ये जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैंने दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये सवाल किया जी मॉडिफायर जस्ट एडवर्ब नहीं होता। भाई नहीं होता ना, अभी मैंने आपको बता दिया ना, मॉडिफायर एडवर्ब नहीं होता, आपको मैंने क्लियर कर दिया इसके अंदर। तो प्लीज अभी रेज नहीं करें हैंड, क्योंकि मेरे सामने सवाल तो नहीं आएंगे आपके, आप सुनते जाएं, आपको क्लियर होता जाएगा, एग्जाम्पल्स पे गौर करते जाएं। मैं स्पीड स्लो कर लेता हूं। अब ये चूंकि आपको बता दिया, ये मॉडिफायर जो है वो वर्ड की शक्ल में भी होते हैं। पहले मैंने बताया मॉडिफायर किस शक्ल में होते हैं। मॉडिफायर वर्ड की शक्ल में होते हैं, फ्रेज की शक्ल में होते हैं, क्लॉज की शक्ल में होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि जब वो वर्ड की शक्ल में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं? एडजेक्टिव। तीसरे पॉइंट ये था कि एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं कि वो नाउन के बारे में बात करते हैं, और एडवर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्ब के बारे में बात करते हैं। दैट्स इट। सो 3 पॉइंट्स में इसको लिखें कि मॉडिफायर क्या होता है? जो किसी वर्ड के बारे में कंक्रीट पिक्चर दे, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा वो किस शक्ल में होता है? वो वर्ड की शक्ल में होता है, वो फ्रेज की शक्ल में होता है, वो क्लॉज की शक्ल में होता है। ओके, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जब वर्ड की शक्ल में होगा तो कैसे होगा? वो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। फिर जी एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में बात करता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बात करता है, राइट। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के लिखें। अब मैं एडजेक्टिव जो एज ए मॉडिफायर है इसकी शक्लें बताने लगा हूं। ये देखो कितनी शक्लों में आएगा, गौर करो। अब जितने लोग हैं, आई वुड लाइक नॉट टू रेज देयर हैंड्स एंड जस्ट पे क्लोज अटेंशन। I know there are certain limitations on online in online classes. I know that you cannot see me and definitely you cannot directly ask me a question, and this is a limitation. This is the biggest hurdle. But even then, the things can be understandable. They can make sense if you pay attention. ठीक है जी। तो हाथ नहीं उठाएं, मरियम, अस्लाम, असलम, हाथ मत उठाएं। सुनिए अब, adjective as a modifier अब किस शक्ल में आएगा? When a modifier is an adjective, it modifies noun or pronoun. यानी adjective की सिर्फ, यानी इनडायरेक्टली आपको adjective की डेफिनेशन बता रहा हूं कि adjective सिर्फ noun और pronoun के बारे में होता है। और modifier में इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये noun या pronoun के बारे में additional information देता है। ठीक है जी। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसकी शक्लें देखें। एक ये शक्ल है स्मॉल। स्मॉल कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड को, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। स्मॉल शेल्फ, शेल्फ के बारे में कोई बयान दे रहा है, हमें बात बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहते हैं। ये अब हम टर्मिनोलॉजिकल पढ़ रहे हैं चीजें। दैट हाउस, दैट को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करके, इशारा करके बता रहा है, फिक्स करके बता रहा है वो वाला हाउस, दैट हाउस, वो वाला हाउस। यानी तुम्हें अगर 10 हाउस नजर आ रहे हैं तो वो वाले 10 में से वो वाला हाउस, वो ब्लैक छत वाला, वो नीली टंकी वाला ये वो हाउस बता रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव इसलिए कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। द वन, द आर्टिकल होता है और हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, लेकिन ये बता तो वन के बारे में रहा है ना। द वन, वन तो नाउन है। हर वर्ड जो नाउन है उसके साथ जो जुड़ी चीज है वो एडजेक्टिव है। उसके बारे में जो बात करिए एडजेक्टिव है या मॉडिफायर है। ठीक है जी। उसके फंक्शन की वजह से हम उसे मॉडिफायर कहते हैं। वन बुक, बुक के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी बता रहा है, लिहाजा इसको क्वांटिफायर कह देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें आप उलझ के रह जाते हो, मगर मैंने इन टर्मिनोलॉजी को डेफिनेशन में पढ़ाने के बजाय एग्जाम्पल के साथ लिंक करके समझा रहा हूं कि स्मॉल का मतलब है पूरा, ये कुछ चीज बयान कर रहा है, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहते हैं। सो अब स्मॉल, एक्सपेंसिव, चीप, लॉयल, ये जितने वर्ड्स होंगे हम इनको डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहेंगे। ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं और मॉडिफायर हैं, मगर हम इनके नाम स्पेशल रखेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। दैट, दिस, दीज, दोज, इनको हम ये इशारा करके बता रहे हैं, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं ग्रामर की जुबान में। मगर ये रोल कौन सा प्ले कर रहे हैं? इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए तो इनको हम मॉडिफायर कहते हैं। द वन, द वन आर्टिकल किसी चीज को स्पेसिफाई करके बता रहा है तो हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, मगर चूंकि ये नाउन आखिर वो जिस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है वो है तो नाउन की शक्ल में, नाउन की शक्ल में, राइट। इसलिए वो एडजेक्टिव है और एज ए फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है? मॉडिफाई करके बता रहा है। तभी उसको पर्टिकुलराइज करके बता रहा है ना, पर्टिकुलराइज कर रहा है उसको। ठीक है। अदरवाइज वो वन तो एक आम सा वर्ड था, लेकिन उस वन को मखसूस बना दिया उस दी के लगने से। वन बुक, बुक के बारे में क्वांटिटी बता रहा है। बुक तो है, एक है, दो है, तीन है, दैट्स वाई वन का लफ्ज लग गया तो क्वांटिफायर कहेंगे। तो ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स एज ए मॉडिफायर यूज हुए हैं, इनकी शक्लें ये होती हैं। अब सिंगल वर्ड मॉडिफायर जो हैं वो कैन बी नॉर्मल एडजेक्टिव्स, जैसे कि स्मॉल, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव। यहां पे गौर से सुनना, ये जो सिंगल वर्ड मॉडिफायर थे, देखो डिस्कशन कहां पे चल रही है, ये अभी वर्ड के ऊपर चल रही है। ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है, इनके मैंने कुछ इशारे दिए ये, राइट। और अब मैं बता रहा हूं कि ये जो सिंगल वर्ड मॉडिफायर है ये नॉर्मल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे स्मॉल, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहते हैं, या ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर का मतलब डिटर्मिन करके बताते हैं, such as my, your, this, those, many, some, to, which, what, a and the, a। अब इनके अपने मखसूस नाम है, पता होने चाहिए नाम, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सेंटेंस इनकरेक्ट दिया जाएगा और आपको मॉडिफायर की गलती निकालनी पड़ेगी, डेंगलिंग या क्या कहते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर। वो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि ये मॉडिफायर किस किस्म का है, उसकी टाइप भी तो पूछ सकता है ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब ये जो माय है, ये योर है, हम इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
लेकिन मॉडिफायर की कैटेगरी में हम इनको कहेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर। मॉडिफायर की कैटेगरी में हम इनको कहेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर। वैसे तो ये प्रोनाउंस हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, बताते तो नाउन के बारे में ही है ना। तो जब खाली नाउन के बारे में बता रहे होते हैं तो हम इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि उस वर्ड नाउन की शक्ल के बारे में कंक्रीटनेस बताते हैं। हाउस, कोई पता नहीं चल रहा कौन सा हाउस, किसका हाउस, लेकिन जो ही कहेंगे माय हाउस तो फिक्स तो हो गया ना, अच्छा मेरा है किसी और का नहीं है भाई। ठीक है, इस माय ने जो फंक्शन प्ले किया है उस हाउस के बारे में डिटरमिन करने के बारे में, हमने इसका नाम मॉडिफायर रख दिया, क्योंकि हाउस तो नेम था। ठीक है कि नहीं? तो पोजेसिव डिटर्मिनर कहेंगे। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दिस और दोज दैट वगैरह, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि ये इशारा करके बता रहे हैं, किसी चीज की तरफ इंडिकेट करके बता रहे हैं। क्वांटिफायर, मैनी, सम, टू, डेफिनेटली ये दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, तो टेक्निकल नाम इनका क्वांटिफायर होगा। ये ऐसे ही है कि जी पानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जी पानी को वाटर कहेंगे। पानी को साइंस की जुबान में क्या कहेंगे, जी H2O कहेंगे। चीज एक ही है मगर उसके नाम है, और आपको ये पता होने चाहिए, क्योंकि इन स्क्रीनिंग टेस्ट, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दे वुड नॉट बी सिंपली कि ये सेंटेंस गलत है इसके अंदर करेक्शन करें, ऑप्शन 4 दे दीजिए। नो, दे माइट बी आस्किंग कि ये पहचान बताओ ये कौन सी चीज है। इसी तरह से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हिच, व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव हो गए। आर्टिकल्स ए एंड बी, इनको अब आप डिटेल्स में पढ़ना, आपका काम है कि आप इनको पढ़ें जाके लाजमी। अब आ जाते हैं जी एडजेक्टिवल फ्रेज। अब फिर पीछे चलूंगा मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी हमने वर्ड खत्म कर दिया, वर्ड के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर दी कि ये वर्ड्स होते हैं, और ये वर्ड्स जो होंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव की शुरुआत में होंगे, फिर एडजेक्टिव की हमने डिटेल शुरू की, और अब हम आ जाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज की शक्ल में। एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस, स्पेस इज ए नाउन, तो स्पेस के बारे में पूरे का पूरा फ्रेज आ गया। एन एक्सट्रीमली स्मॉल, स्मॉल खाली लगा होता तब भी ये मॉडिफायर था, एडजेक्टिव था। स्मॉल से पहले एडवर्ब लगा दिया एक्सट्रीमली स्मॉल, और उससे पहले एन आर्टिकल लगा के कंप्लीट किया, एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस, तो ये पूरे का पूरा फ्रेज बन गया। राइट? इस स्मॉल के बारे में एक्सट्रीमली ने आके उसको ऐड मोर किया, स्मॉल के भी बारे में मजीद क्लैरिटी दी है। सो हर वर्ड जो हर अगले वर्ड के बारे में मजीद कंक्रीटनेस लाए, उस कंक्रीटनेस लाने के फंक्शन की वजह से हम उसको मॉडिफायर कहते हैं। हर लफ्ज जो अपने से साथ जुड़े लफ्ज के बारे में मजीद कंक्रीटनेस लाए, हम उसको मॉडिफायर कह देते हैं, उस कंक्रीटनेस लाने की वजह से। राइट? अब वो जो कंक्रीटनेस लाने वाला वर्ड है, वो अगर नाउन के साथ नथी है तो हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे, अगर वो वर्ब के साथ नथी है तो हम उसे एडवर्ब कहेंगे। अब सवाल ये वो किस शक्ल में है, वो लफ्ज की शक्ल में है जैसे स्मॉल स्पेस, या वो फ्रेज की शक्ल में है एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस। ठीक है जी? अब माउस, माउस नाउन है, लेकिन इसके बाद आ रहा है इन द कॉर्नर, ये भी फ्रेज है मगर ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। सो जरा पीछे चलते हैं, माउस इन द कॉर्नर, ये देखो जरा यहां पर जाके, याद है मैंने ये कहा था एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, तो मैंने कहा था इन्हीं में से किसी का नाम होता है प्रपोजिशनल फ्रेज। ये देखो ऑन लगा हुआ है कि नहीं, ऑन तो प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल लगा हुआ है, तो इस प्रपोजिशन लगने की वजह से इसी फ्रेज को हम प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे। तो ये देखो, ये देखो, इन द कॉर्नर, माउस इन द कॉर्नर, तो वही फ्रेज का नाम प्रपोजिशन होने की वजह से हमने प्रपोजिशनल फ्रेज कह दिया। ठीक है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज ही है, लेकिन ये प्रपोजिशनल फ्रेज यानी प्रपोजिशन की शक्ल में आ रहा है ना। आज वन टू रिमेंबर, वन टू रिमेंबर, ये इन्फिनेटिव आ गया। इन्फिनेटिव कहते हैं जब भी किसी टू के साथ, यानी टू प्रपोजिशन जो है उसके साथ अगर वर्ब लगा हो मगर वो नाउन की तरह बिहेव करे। टू प्रपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब लगा हो मगर वो मिलने के बाद नाउन की तरफ बिहेव करे तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं टेक्निकली। जैसे पानी को अंग्रेजी में वाटर और साइंस की जुबान में H2O कहते हैं, लिहाजा टू के साथ अगर कोई वर्ब लगा हो और वो नाउन की तरफ बिहेव करे तो टेक्निकली हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टू रिमेंबर मीन याद रखना, ये नहीं कह रहा याद करो, एक्शन नहीं कह रहा, रखना नाउन। ठीक है? नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है? तो इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे, ये भी मॉडिफायर है मगर ये फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। लुकिंग ओवर हिज ग्लासेस,
लुकिंग ओवर हिज ग्लासेस, ये भी फ्रेज है, मगर ये इसकी शक्ल कौन सी है? पार्टिसिपल फ्रेज। इसको पार्टिसिपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ है जो कि नाउन की तरह लग रहा है। जो वर्ब वर्ब नाउन की तरह लगे आईएनजी लगने के बाद, जो वर्ब आईएनजी लगने के बाद नाउन की तरह बिहेव करे, उसको हम जेरेंट कहते हैं। और टेक्निकल जुबान में एक और उसका नाम है पार्टिसिपल, क्योंकि वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल फ्रेज, पूरे का पूरा फ्रेज। फ्रेज, रिमेंबर कि फ्रेज उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को कहेंगे जो पूरा सेंस नहीं दे रहा। लुकिंग ओवर हिज ग्लास डज नॉट गिव एनी सेंस, डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई फ्रेज। लेकिन लुकिंग की वजह से हम उसे पार्टिसिपल फ्रेज कह रहे हैं। और ये सारे के सारे इन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये एडजेक्टिवल फ्रेज इसलिए सारे के सारे कहलाते हैं, ये किसी ना किसी नाउन के बारे में बात करें। जैसे लुकिंग ओवर हिज ग्लास कर्नल जेम्स के बारे में बात कर रहा है। वन टू रिमेंबर, ये टू रिमेंबर किसके बारे में बात कर रहा है? वन के बारे में। वन भी नाउन है। माउस इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर किसके बारे में बात कर रहा है? माउस के बारे में बात कर रहा है। तो कलेक्टिवली तो ये सारे एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन आगे फर्दर इनकी स्पेसिफिकेशन है। जैसे इन द कॉर्नर प्रपोजिशनल फ्रेज है, टू रिमेंबर इन्फिनिटिव है, लुकिंग ओवर इज ग्लास पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि वर्ब जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और वो शुरू में आ गया है, आईएनजी की शक्ल में है, जेरेंट की शक्ल, जिसको हम जेरेंट कहते हैं। आई होप कुछ चीजें सेंस कर रही होंगी। एडजेक्टिवल क्लॉजेस, वो एडजेक्टिवल फ्रेज थे, अब क्लॉज की शक्ल में आ जाएगी। देखते जाए, हमने वर्ड से शुरू हुए थे, यहां वर्ड से शुरू हुए थे एज ए वर्ड, फिर हमने वर्ड से हमने उनके निशान थे कि वर्ड कितनी शक्लों में हो सकता है, फिर हम फ्रेजेस की तरफ आए, अब हम क्लॉज की तरफ आ गए। बॉयज दैट गैदर नियर द ग्राउंड, क्लॉज क्या होती है? पूरा सेंटेंस विच गिव्स अ मीनिंग, विच गिव्स अ मीनिंग, अ थॉट। तो बॉयज दैट, दैट जो है ये इज नॉट कंजक्शन, क्योंकि ये फॉरन बॉयज के बाद आया है, तो ये बॉयज के बारे में बात कर रहा है। इस नाउन, बॉयज नाउन है, नाउन के बारे में बात कर रहा है। लड़के, वो कौन से लड़के? वो लड़के गैदर नियर द ग्राउंड, बॉयज दैट गैदर नियर द ग्राउंड, वो लड़के जो ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, ग्राउंड के नजदीक इकट्ठे होते हैं। ठीक है, पूरा जुमला। तो हम इसको क्लॉज कह देंगे, क्योंकि ये इस बॉयज के बारे में हमें मजीद कंक्रीटनेस दे रहे हैं। बॉयज के बारे में जो जुमला बात कर रहा है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कह देंगे। माउस दैट लिव्स इन द कबर्ड, माउस दैट, कौन सा माउस? वो वाला जो कबर्ड में रहता है। तो माउस के बारे में ये पूरा जुमला जो है हमें एक क्लैरिटी दे रहा है, इसलिए हम इसको मॉडिफायर कहेंगे। मगर ये जुमले की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। वन हु नोज द नथिंग, दी नथिंग नहीं, सॉरी ये दी नहीं है, हु नोज नथिंग, हु नोज नथिंग, वो जो कुछ नहीं जानता, राइट। माई फ्रेंड हु मेट मी इन ऑफिस इनवाइटेड मी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, पूरी क्लॉज है, हु मेट मी इन ऑफिस। लेकिन हम इसको, इस क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट करते हैं। हाँ, याद रखें, वो क्लॉज जिसका मीनिंग पीछे किसी पे डिपेंड कर रहा हो उसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर वो खुद ब खुद कंप्लीट हो तो हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो माई फ्रेंड हु मेट मी इन ऑफिस, हु जो है वो रेफर कर रहा है फ्रेंड की तरफ। दोस्त, कौन सा दोस्त? वो जो मुझे ऑफिस में मिला, उसने मुझे इनवाइट किया था। तो ये सारी एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं। ठीक है जी। तो मॉडिफायर में हम पहले हमने मॉडिफायर बताया, मॉडिफायर किस किस शक्ल, दूसरे स्टेप में हमने बताया मॉडिफायर किस किस शक्ल में होता है, तो स्टेप्स। फिर हमने जो मॉडिफायर की डिफरेंट शक्लें थी, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन की। वर्ड की कई शक्लें बताई, वर्ड के अंदर कितनी किस्में होती है वो शक्लें दिखाएं, फ्रेज बताए, और फिर क्लॉजेस की तरफ आए। ठीक है जी। आई नाउ जस्ट वॉन्ट फॉर 2 मिनट्स के, अगर कोई ये सवाल बार बार कर रहे हैं तो मैं इसकी सारा बात सुन लूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आपने बात करी, ये जेहन में रखें कि आपके मैसेजेस बहुत तेजी से ऊपर चल जाते हैं जब सब मैसेज कर रहे होते हैं। मैं 1000-1200 लोगों के जवाब नहीं दे सकता। मैं कोई 2-3 सवाल देखूंगा और उस पर जो मुझे समझ आ गया कि मुझे तेजी से जो मेरे सामने होंगे उनके मैं जवाब दे दूंगा। तो कोऑर्डिनेटर काइंडली 1-2 मिनट के लिए चैट ऑन करें, मुझे कम से कम ये जरूर बता दें कि स्पीड तेज तो नहीं है। जरा चैट में बॉक्स ऑन कर दें इनका। एक सवाल मेरे सामने आया है, किसी ने पूछा है इनकी फर्दर टाइप्स नहीं है एडजेक्टिव क्लॉजेस की, ठीक है कि नहीं?
बेटे ये मैंने एडजेक्टिव क्लॉजेस की देखे जो चीजें आपको बताई है ना, दे आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो। और याद रखें, लेक्चर का मकसद ये है कि आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे के बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे ला के एक डायरेक्शन आपकी सेट कर दी जाए। इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ लेक्चर पे रहेंगे, इट मीन्स कि आप लेक्चर के बाद जाके पढ़ें, डिटेल देख लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है जी, मैंने जो चीज़ें बतानी है वो बताता जा रहा हूँ, उसके बाद चलिए, जो चीज वर्ब के बारे में बात करेगी, वर्ब के बारे में बात करेगी, वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। सैट था ना, सैट ऑन द ब्रूम, कोमल का एक सवाल नजर आया, ऑन द ब्रूम इसलिए था, सैट के बारे में बात कर रही थी ना। कोई कह रहा है स्पीड स्लो करें, कुछ कह रहे ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज रिपीट कर दें, कंटिन्यू करें, कह रहे हैं कंटिन्यू करें। क्लॉज और फ्रेज में बेटा 3 दफा मैंने रेफर्स रिपीट किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में 2 दफा रिपीट किया है। डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं सेंटेंस को। ठीक है जी, मुझे सवाल समझ आ गया, स्पीड मेरी ठीक है, पहले स्पीड बता दे, काफी लोग कह रहे हैं स्पीड ठीक जा रही है। ठीक है, रोक दें जी अब चैट, अब चैट रोक दें क्योंकि वो फिर बहुत ही ऊपर स्पीड में चले गए। अब चैट रोक दें जी, मैं इनको बताता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बता दूं, चैट रोक दें जी, चैट क्वेश्चन आंसर रोक दें इनके, वो बहुत स्पीड में ऊपर जाते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आता। रोक दें जी, कोऑर्डिनेटर काइंडली रोक दें। मैं बताता हूँ, रोक दें, क्लॉज रोक दे, रोक दे, और नमाज की ब्रेक दे देते हैं यार 7:30 बजे। कोऑर्डिनेटर रोक दें इनको, चैट रोकें यार, आप लोग नहीं करें, मुझे मैं फिर डिलीट कर दूंगा खुद ही। वेयर इज द कोऑर्डिनेटर? स्टॉप करो यार, 1300 बंदे हो यार। Do you all of you are mature, and I think you should yourself stop rather than even telling me कि stop करो। एक दूसरे को भी ना बताएंगे स्टॉप करो, सब स्टॉप हो जाओ यार। मैं जा रहा हूँ, आई होप कि अब आप लोग मुझे मैसेज नहीं करेंगे, ये भी मैसेज ना करेंगे सर, नहीं करेंगे। आपका मैसेज ना करना, मुझे खुद ब खुद मैसेज मिल जाता है कि हाँ मैं नहीं करेंगे, आप अक्लमंद हो गए हैं। अब मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी पहले बता दूं। सबसे पहले मैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में बता दूं। फ्रेज कहते हैं 2 या 3 वर्ड्स के मजमूए को, 2 या 3 वर्ड जब होंगे वो फ्रेज होते हैं। ये देखो, इधर आप गौर से देख लो, ये फ्रेज है एन एक्सट्रीमली स्मॉल, ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, जो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा उसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लॉज कहते हैं सेंटेंस को, लेकिन सवाल यह है कि उसको क्लॉज क्यों कहते हैं। जब 2 सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाना चाहें, और सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि वो एक पूरा थॉट देता है, तो बाज का 2 सेंटेंसेस को मिला के भी आप एक थॉट कन्वे करना चाहते हैं, तो जब 2 सेंटेंसेस को मिलाए तो इसका मतलब एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए, पार्ट्स हो गए। हर पार्ट को टेक्निकली, जैसे पानी को टेक्निकली H2O कहते हैं, तो हर पार्ट को टेक्निकली ग्रामेटिकली हम क्लॉज कहते हैं। अब हर पार्ट या जो जिसको टेक्निकली क्लॉज कह रहे हैं उसकी एक हैसियत है। एक की हैसियत यह है कि वो अपने दम पे खड़ा है, अपने पांव पे खड़ा है, किसी की लोड नहीं, उन्होंने किसी की परवाह नहीं, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है, आजाद है, आजाद क्लॉज। एक वो है जो समझ तो आ रहा है लेकिन 100% नहीं समझ आ रहा, उसका मफहूम जो है पूरा थोड़ा सा इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है दूसरे वाले पार्ट के ऊपर, उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, समझ गए हो? मैं ये चाहता हूं, आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जाना है, वैसे भी आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं। मान लिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम ने, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ कुछ जुल्म किए हैं, लेकिन कुछ जुल्म हम खुद भी कर रहे हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से 20 साल पहले पढ़ा था। कोई 20 साल पहले ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों में आदत होती थी ना,
हमारे भी बड़े बुजुर्ग कहते थे साडा वक्त बड़ा चंगा सी, क्या बात सी साडे वक्त दी, उस वक्त इंज होंदा सी उंज होंदा सी, सब झूठ मार देने। ठीक है कि नहीं? ये जो तुम सब लोग इधर जो आज सोचते हो जो करते हो, ये सब हमारे दौर में भी होता था, सिर्फ एवं आदत पड़। ठीक है, उसमें खराबियां कुछ ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन अच्छाइयां भी आती हैं। आज की यंग जनरेशन में बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बल्कि हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। आई लव यंग जनरेशन। मैं तो बिल्कुल, एक तो खुद भी ऑब्वियसली आई एम द पार्ट ऑफ द यंग जनरेशन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई ऑल्सो लव द यंग जनरेशन एंड द किड्स ऑल्सो, because they have intuitive mind, they think, they are creative, they can do well if they are rightly guided. तो साहब मैं ये कह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी ना अपने ये कर लें कि अपने पे भरोसा किया करें, स्पून फीडिंग पे ना जाया करो। थोड़ा सा आइडिया हो गया, 2% रह गया, खुद सोच लो, खुद सर्च कर लो, खुद रिलेट करने की आदत डालो। उससे क्या होगा, अपने ऊपर एतमाद आएगा। अपने अंदर की सलाहियतों को टैप करोगे तो पता चलेगा ना अंदर क्या छुपा। आपके अंदर इतनी सलाहियत है, आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आपको नहीं पता। आपको जो मम्मे चाचे ताए फूफे दादा दादी माँ बाप या स्कूल के मास्टरों ने या टीचरों ने प्रोफेसरों ने बताया, आपने मान लिया होगा। प्रॉब्लम ये है आपका कि आपने मान लिया, ये सारे ठीक कहते हैं, अपनी सेल्फ स्टीम लो कर लिए। आप अपने अंदर की ना खुद सलाहियतों को टैप भी किया करें, एक्सप्लोर किया करें, रिस्क ना लिया करें। आज मैं किसी को समझा रहा था कि देखो पाँव का रुख किधर है, पाँव का आगे की तरफ मुंह है ना, पाँव अल्लाह ने पीछे की तरफ नहीं लगाया हुआ है। यानी जिंदगी में आगे चलना चाहिए, आगे चलना है तो खौफ खत्म कर दे, रिस्क लेने डरने से बस छोड़े के गिर जाऊंगा, बस चले ना। आपको पाँव दिए गए, चले, क्या कुछ निकल सकता है। ये सोच के कि कुछ खराब ना हो जाए तो उस पर पाँव अगर रोक लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो ये चीजें याद रखा करें। अब मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं, अब मैं आगे चलने जा रहा हूँ। क्लॉजेस भी बता दी, फ्रेज भी बता दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बता दिया, एडजेक्टिव भी समझा दिया। ठीक है, तो स्लो स्पीड करता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए। अब आ जाते हैं एडवर्ब एज ए मॉडिफायर। अब मुझे पूरी तवज्जो से सुने, मैं स्लो बोलने जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो लफ्ज एडवर्ब समझ लो। एडवर्ब का मतलब वर्ब के बारे में ऐड कर रहा है, वर्ब में ऐड कर रहा है। इसको ऐसे देखो ना, ये होता है क्रिएटिव तरीके से उसको डाइसेक्ट करना, बजाय इसके डेफिनेशन के पीछे भागना। एडवर्ब, वर्ब में ऐड हो रही है कोई चीज, वर्ब में ऐड हो रही है। तो जब वो वर्ब में ऐड हो रही है तो उसकी कोई शक्ल बना रही है ना, कोई शक्ल बना रही है। और वो शक्ल अगर कंक्रीट बनती है तो हम इस फंक्शन की वजह से उसको मॉडिफायर कह देते हैं। यानी वर्ब के रिलेटेड कोई भी चीज जो बात हो रही है वो एडवर्ब है। और वो जब एडवर्ब हो, अगर उसकी वो शक्ल को एक कंक्रीट फॉर्म में ला रही है हमारे सामने, एक शेप दे रही है, शेप देने के नाम को मॉडी, इसलिए मैंने लफ्ज कहा था मॉडिफाई मीन शेप देना। तो शेप इस तरह से दे रही है कि वो पिक्चर जो है वो हमें कंक्रीट नजर आ रही है। अब हमारे दिमाग में उसके बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है 100%। हम उसको मॉडिफायर करना शुरू कर देते हैं। सो व्हेन अ मॉडिफायर इज एन एडवर्ब, जब वो एडवर्ब होगा, जब वो मॉडिफायर, मॉडिफायर कहते हैं शक्ल बदलने वाले को, शक्ल कंक्रीट बनाने वाले को। और वो नाउन की शक्ल में होता है या एडजेक्टिव की शक्ल में होता है, सॉरी एडजेक्टिव की शक्ल में होता है या एडवर्ब की शक्ल में होता है। और जब वो एडवर्ब की शक्ल में है तो वो वर्ब को, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बात कर सकता है। इसकी खूबी क्या है एज ए मॉडिफायर, एडवर्ब की एज ए मॉडिफायर, एडवर्ब की एज ए मॉडिफायर क्या खूबी है कि ये सिर्फ ना सिर्फ वर्ब के बारे में बताता है बल्कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। ही प्लेज नाइसली, ये एडवर्ब है। प्लेज कैसे खेलता है, खेलने की शक्ल समझ नहीं आ रही ना, जैसी नाइसली का तो कुछ ना कुछ नाइस पिक्चर बन गई। लीव टुमारो, टाइम, लीव कब, लीव कब, उसके टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये टुमारो भी मॉडिफायर ही है, मॉडिफायर ही है। थिंक केयरफुली, थिंक कैसे सोचो भाई, केयरफुली सोचना, सेंसलेसली नहीं सोचना। तो कंक्रीटनेस आती जाती है लफ्जों के साथ। ये सारे लफ्ज किसके साथ लगे हैं, नाइसली, टुमारो, केयरफुली, ये सब के सब वर्ब के साथ लगे हैं। प्ले वर्ब है, लीव वर्ब है, थिंक वर्ब है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अब जरा यहां देखो, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, नाउन के साथ लगता है ना, लेकिन उससे भी पहले एक्सट्रीमली लगे, यानी ब्यूटीफुल की भी लेयर्स बना दिए हैं, टाइप्स बना दिए हैं, ब्यूटीफुल की भी लेयर्स बना दिए हैं। वो क्या है, एक्सट्रीमली, कम या ज्यादा, तो एक्सट्रीमली, तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है। एक्सट्रीमली तो एडवर्ब है ना, वर्ब के साथ लगता होता है, जैसे कि ही इज एक्सट्रीमली फास्ट, फास्ट से के बारे में बता रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव के साथ लग के उसके बारे में बता रहा है, लेयर के बारे में। सो एडवर्ब इज मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव।
रियली क्विकली, तो रियली भी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है, तो रियली क्विकली में उसने इंटेंसिफाई कर दिया है उसको, तो वो एडवर्ब और एडवर्ब के साथ लग के, यानी रियली क्विकली के साथ लग के, उसकी क्लैरिटी हमें दे रहा है। तो ये एडवर्ब जो है इसको हम कहेंगे कि ये मॉडिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब को। तो ये एक प्रूफ के तौर पर आपको बता दिया कि ये भी एडवर्ब्स होते हैं, और वो एडजेक्टिव से भी लिंक होते हैं, एडवर्ब से भी लिंक होते हैं, और ऑब्वियसली वर्ड वर्ब के साथ तो लगे ही होते हैं। अब आ जाता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? दो वर्ड्स का दो या दो से ज्यादा तीन वर्ड्स का मजमुआ विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्रेज। ही सिट्स, सिट्स वर्ब है ना, सिट्स इज अ वर्ब, तो सिट्स कहां, क्लैरिटी नहीं है ना, जैसी कहा इन द कॉर्नर तो क्लैरिटी आ गई, तो इसलिए हमने इसको एडवर्ब कह दिया। ठीक है, एडवर्ब तो है क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, लेकिन ये किस तरह का एडवर्ब है, ये उसको सिट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमने इसको कह दिया जी ये एडवर्बियल फ्रेज है। और अब इस एडवर्बियल फ्रेज की कैटेगरी में इसका कोई खास स्पेसिफिक नाम है, जैसे इंसान, इंसान तो है, फिर इंसानों में मर्द और औरत, फिर मर्द और औरत, फिर बच्चे, फिर बच्चों में बच्चा और बच्ची, ठीक है, फिर बच्चा बच्ची में भी जी हसन और कोई नाम बच्ची का ले लो, हाँ जी, तो वो नाम हो गए, तो ये स्पेसिफिकेशंस होती जा रही है ना, राइट। अब किताब एक जनरल नाम है, किताब में इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, ये स्पेसिफिकेशन होती जा रही है। फिलोसफी में चैप्टर ट्रांसेंडेंटलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये फर्दर फिलोसफीज होती जा रही है। सो ये स्पेसिफिकेशन है बेटे। सो ये फ्रेज हो गया, फ्रेज के अंदर ये, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब के साथ लगा हुआ। अगर यही वर्ब, यही फ्रेज नाउन के साथ लगा होता तो हम इसी फ्रेज को एडजेक्टिवल फ्रेज कह देते, लेकिन चूंकि ये वर्ब के बाद लगा हुआ है इसको हम एडवर्बियल फ्रेज करें। लेकिन इसकी अपनी खासियत क्या है कि ये प्रपोजिशन के साथ शुरू हो रहा है, लिहाजा प्रपोजिशनल फ्रेज, इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, लीव, लीव वर्ब, वर्ब है ना, लीव जाओ, क्या लीव जाना, टू कीप द पीस, पीस कायम करने के लिए, तो अब हम इसको भी फ्रेज कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन हम इस फ्रेज का नाम इन्फिनिटिव फ्रेज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि टू के साथ वर्ब कीप लगा हुआ है, और जब टू के साथ वर्ब लग के नाउन की तरफ बिहेव करे, टू के साथ वर्ब लग के नाउन की तरफ बिहेव करे, तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। कह रहे हैं ना, टू कीप द पीस, पीस अमन कायम रखना, अमन कायम, अमन कायम रखने के लिए, तो रखना इज अ नाउन, ठीक है, रखो इज अ वर्ब, रखना इज नाउन, रखो एक्शन करो वर्ब है, तो ये टू कीप नाउन बन गया है क्योंकि ये एक्शन नहीं कर रहा, रखना अमन कायम रखने के लिए, इसलिए इसको इन्फिनिटिव कह रहे हैं। जबकि इधर वाले को प्रेपोजिशन फ्रेज इसलिए कहते हैं कि सिर्फ प्रेपोजिशन थी और आगे आर्टिकल लगा हुआ था, इसमें टू के साथ वर्ब लगा हुआ है मगर बिहेव नाउन की तरह कर रहा है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटिव कह रहे हैं। प्लान वेरी केयरफुली, ये एडवर्बल इंटेंसिफायर हो गया, दो वर्ब लगे हुए हैं, वेरी भी एडवर्ब लगा हुआ है, केयरफुली भी एडवर्ब लगा हुआ है, तो दोनों एडवर्ब इकट्ठे हो गए। प्लान वेरी केयरफुली, एडवर्ब इंटेंसिफायर कर दिया, क्योंकि एडवर्ब और एडवर्ब दोनों इकट्ठे किए हुए हैं, तो एक एडवर्ब जो वेरी वाला है ये केयरफुली को मजीद तकवीयत दे रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इसलिए उसको इंटेंसिफाई कर, ये इस तरह से गौर किया करो। अच्छा, कि ये वर्ब जो है ये इसके बारे में मजीद डिटेल बता रहा है, तो मजीद डिटेल में जा रहे हैं, इंटेंस कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, शिद्दत दे रहे हैं उसको। तर्जुमे करो, रिलेट करो, क्रिएट करो, पुरानी चीजों के साथ लिंक करो, फिर ये चीजें सेंस करेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने दिमाग की इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज को यूटिलाइज किए बगैर सिर्फ कहेंगे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको एज इट इज मान लेना है, उसको पूछना नहीं, उसको सोचना नहीं, उसको रिलेट नहीं करना, आपकी सलाहियतें हैं ना, थिंकिंग करना, इंटेलेक्चुअलाइज करना, रिलेट करना, एवेल्युएट करना, ये सारी आपकी पावर्स हैं, इन पावर्स को यूज करें। तो ये हो गया जी एडवर्बियल फ्रेज। आई होप दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस। अब एडवर्बियल क्लॉजेज आ गई, अब आगे जी एडवर्बियल क्लॉजेस। ही प्लेज until the stars appear, he plays until the stars appear। अब प्लेस के बारे में पूरा क्लॉज है, क्लॉज का मतलब जुमला, सेंटेंस, विच गिव्स एन आइडिया
which makes a sense, whether complete sense or incomplete sense, but sense. Phrases which does not make any sense. तो ही प्लेज अंटिल द स्टार अपीयर्स. ये अंटिल किसके बारे में आया है? ये वर्ब के बारे में, प्लेस के बारे में बता रहा है. जब तक खेलते रहे, जब तक सितारे नहीं निकल आए. जब कब खेलते रहे, वो खेलते हैं कब तक? जब तक सितारे नहीं निकलते. जब तक सितारे नहीं निकलते पूरा एक जुमला है, इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं. ये क्लॉज किसके साथ लगी है, यानी ये जुमला किसके साथ लगा हुआ है? प्लेस के साथ डायरेक्टली साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे. लीव, इफ यू वांट टू लीव. इफ यू वांट टू लीव, वांट टू, यू वांट टू लीव पूरा जुमला है. तुम जाना चाहते हो, तुम निकलना चाहते हो, पूरे जुमला समझ आ रहा है. लेकिन ये किसके साथ लगा हुआ है? ये लीव के साथ लिखा हुआ है, लीव के साथ लगा हुआ है, लिहाजा ये उसको मॉडिफाई कर रहा है. राइट, ये पूरे जुमले को लीव के साथ लगा हुआ है. लीव इटसेल्फ एक पूरा जुमला सेंस दे रहा है, तो इसको हम क्लॉज कहेंगे. और ये कौन सी क्लॉज है? एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि लीव इटसेल्फ है, वर्ब है. तो वर्ब के बारे में ये पूरा जुमला है, तो इसको एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे. और ये बिहेव कैसे कर रही है? एज ए मॉडिफायर कर रही है. स्पीक लाइक ए सीजन पॉलिटिशियन स्पीक्स. स्पीक, बोलो जैसे एक सीजन पॉलिटिशियन बोलता है. राइट, तो ये पूरी क्लॉज जो है ये स्पीक के बारे में बता रही है. राइट, उस वर्ब के बारे में. सो एन एडवर्बियल क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट. अब ये एडवर्बियल क्लॉज की सुन लें डेफिनेशन. कंटेन्स अ सब्जेक्ट and a verb. It is a dependent clause. It usually starts with a subordinate conjunction. तो ये सारे subordinate conjunction थे usually. Adverbial clause contains a subject and a verb. ये देखो, he plays, या direct verb से शुरू होता है speak. It is a dependent clause. ये पूरी dependent clause होती है. Adverbial clause कौन सी होती है? Almost dependent होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये until, if, like जैसे conjunction लगे हुए हैं, subordinate conjunction लगे हुए हैं, इसलिए डिपेंडेंट मीनिंग नहीं दे रहे होते, डिपेंड कर रहा होता है. इनका मीनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? पिछले वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है. आगे समझिए. 1 मिनट होल्ड करें जरा, 1 सेकंड होल्ड करें जरा. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी मिस, एक मिनट, ये क्या है जी? ओके, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. राइट, अब लफ्ज पे देखो और करें. मिसप्लेस्ड यानी उसको उसकी जगह पर नहीं रखा गया, मिसप्लेस कर दिया गया. राइट, जिस, क्या मतलब? जिस वर्ब के बारे में या जिस नाउन के बारे में उसने बात करनी है, उसके साथ ही लगा किसी और नाउन या वर्ब के साथ नथी हो गया. इसका क्या मतलब है? आसान जुबान में समझो ना, डेफिनेशन टेक्निकली ना देखो बेशक, सामने जो सामने लिखी है उसको फॉरगेट अबाउट दैट एंड जस्ट ट्राई टू सेंस इन इजी लैंग्वेज. यानी मिसप्लेस्ड है. मिसप्लेस्ड लफ्ज इटसेल्फ बता रहा है कि जिस, जहां पे उसको प्लेस होना चाहिए वहां पे नहीं है. अब वो जो नाउन, जो एडजेक्टिव है या जो एडवर्ब है, राइट, वो जिस नाउन या जिस वर्ब के साथ उसको नथी होना चाहिए उसके साथ नहीं है, किसी और नाउन या वर्ब के साथ नथी है, अपनी ठीक जगह पे नहीं है, तो इसको कहेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. सो मॉडिफाइंग फ्रेजेस मस्ट गो नेक्स्ट टू द वर्ब दैट दे मॉडिफाई. इफ a modifier is at the wrong place, the meaning of a sentence can change. ये देखें जी, ये देखें. My sister walked in as I was scrubbing the floor with her new baby. लो जी, अब इसको देखो कहां लगा हुआ, with her new baby. अब ये देखो ना, with her new baby कहां लगा हुआ है? ये इसको पढ़ने से क्या सेंस मिल रहा है? My sister walked in as I was scrubbing the floor with her new baby. यानी मैं फर्श को धो रही थी उसके बच्चे से पकड़ के.
उस बच्चे को पकड़ के मैं फर्श धो रही थी। अंदाजा करो, यही सेंस नहीं बन रहा। क्यों? ये जो मॉडिफाइंग फ्रेज था विद हर न्यू बेबी, ये फ्रेज है ना, विद हर न्यू बेबी, फ्रेज, फ्रेज का मतलब जो पूरा सेंस नहीं दे रहा होता। विद हर न्यू बेबी जो है, इसको एक रेलेवेंट नाउन के साथ होना चाहिए। वो नाउन था सिस्टर, वॉकड इन। ठीक है, यानी ये वर्ब के साथ होना चाहिए ना, तो इस फ्रेज को इसके साथ होना चाहिए, वॉक के साथ होना चाहिए। लॉजिकली मॉडिफाई हाउ द सिस्टर वॉक, क्योंकि ये बता रहा है कि सिस्टर वॉक करके आई, अंदर जब आई तो कैसे आई? द सिस्टर वॉकड इनटू द रूम टुगेदर विद हर न्यू बेबी, राइट? तो उसकी जगह ये कहां लगा हुआ है? द मॉडिफाई इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब स्क्रबिंग। तो इसका जो मतलब बन रहा है वो ये है कि जैसे स्क्रब कर रहे थे, इसको होना चाहिए माई सिस्टर वॉकड इन विद हर न्यू बेबी एज आई वाज स्क्रबिंग द फ्लोर। जब मैं फर्श साफ कर रही थी, स्क्रब कर रही थी, उस वक्त मेरी बहन अपने नए बच्चे के साथ दाखिल हुई। अब ये जुमला, दैट मेक सेंस, राइट? ये याद रखना, अभी ये वर्ब फ्रेज एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, ये मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे। इसी तरह आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है, एक लेंथी सेंटेंस भी हो सकता है, उसके अंदर भी क्या कहते हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये उसके अंदर मिसप्लेस्ड होंगे, जैसे मैंने शुरू के लेक्चर में एग्जांपल दी थी। तो हमेशा इसकी जो रूल है वो एक ही है। वो क्या है? रीड स्लोली एंड ट्राई टू सेंस। ऑल माई स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो मेरी क्लासों में रहे हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस करता आ रहा हूँ शुरू दिन से। वो क्या है? आई ऑलवेज एडवाइज मी, your first job is, your first step is to sense the sentence। पहला सेंस करना है आपने, राइट? और वो सेंस करने के लिए आप रीडिंग स्लोली करें, ठीक है? सेकंड स्टेप होता है टू एक्ट। पहले सेंस करें फिर एक्ट करें। हम रिवर्स चलते हैं, हम एक्ट की तरफ पहले चले जाते हैं। पहले हमेशा सेंटेंस को सेंस करें, और सेंस करने के लिए पेशेंस चाहिए, स्लो स्पीड चाहिए, तेजी नहीं चाहिए। जितनी तेजी करेंगे उतना नुकसान होगा। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? आपको मैंने शायद लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, कि आपकी क्लास में बताई थी, अगर नहीं बताई तो सुन लें। नंबर 1, इसका काम है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्यों करवाया जा रहा है अब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट? ये मेक श्योर करने के लिए, क्योंकि यही चीजें हैं। आप सीएसएस पे फेल अपनी नलायकी किसी वजह से नहीं होते, कोई नलायकी नहीं होती आपके अंदर, पढ़ा होता है। जिन्होंने पढ़ा होता है वो भी फेल हो जाते हैं। हम बात नहीं कर रहे एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ते ही नहीं है, एक वो स्टूडेंट है जिसने दिल लगा के पढ़ा नहीं, जिसका ख्वाब ही नहीं था, वो नहीं। हम बात करें जो पढ़ के फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं? जो पढ़ रहे हैं, बाकायदा लेक्चर्स लेते हैं, बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, बाकायदा नोट्स बना रहे हैं, वो क्यों होता है? नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। नंबर 2 अलर्टनेस ऑफ माइंड। नंबर 3 focus of attention, and number 4 concentration concentration span। ये 4 critical factors हैं in bringing about failure of those who really work hard, really genuinely work hard, honestly they are committed, but despite the honesty and loyalty and commitment, they fail, and they fail miserably only because they cannot get rid of these habits. So you are supposed to get rid of these habits. You need to deal with your habits first, which may be the hindrance in your way to success. And these habits may be your comfort zone because you live with them. मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था, you live with them, you own them. They are the part of you. They are the part of your personality. They're part of your behavior, the part of your environment. चूंकि हम उनके साथ रह रहे होते हैं, वो पता ही नहीं चलता, वही वो बगल में वो कहते हैं ना छुरी, वो वाली बात होती है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। सो हमारी हैबिट्स और द हिंड्रेंस आर वे टू सक्सेस। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ये चेक हो रहा है कि आप कितना क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, अलर्टनेस ऑफ माइंड है या नहीं। सो जब तक आप सेंटेंस को स्लो नहीं पढ़ेंगे, आप उसको सेंस नहीं कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन। एडजेक्टिव की एग्जांपल अभी मैंने दी थी, एडवर्ब की एग्जांपल, एडवर्ब की एग्जांपल थी। वॉकड इन के साथ इसको लगाना चाहिए था। अब आ रहा है एडजेक्टिव की एग्जांपल। वन मॉर्निंग आई शॉट एन एलिफेंट इन माय पजामास। चलो जी, आ गई गलती, हंसी भी आएगी। मैंने पजामे में एलिफेंट को शूट किया, पजामे में मेरे एलिफेंट आ गया था।
ये जो इन माई पजामाज जो है ये मॉडिफाइंग फ्रेज है। ये इन माई पजामा किसी नाउन के साथ लगा होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? वो प्रोनाउन है आई, राइट। लॉजिकली द स्पीकर डिड द शूटिंग वेल ही वॉज वेयरिंग द पजामाज, ये मतलब है इसका। और अगर ये कहीं और लग गया तो इसका मतलब है कि एलिफेंट के पजामे के अंदर आ गया। सो वन मॉर्निंग while in my pajamas, ये देखो, one morning commas while in my pajamas I shot an elephant, या I shot an animal while I was in my pajamas, while I was in my pajamas। rephrase कर लें, दोबारा से सेंटेंस को लिख सकते हैं, shot an elephant one morning while I was in my pajamas। सो राइट जगह पर नहीं होगा तो उसका मीनिंग मजा का खेज हो जाएगा। सो ये एग्जेक्टिव की एग्जांपल थी, राइट जी। अब आ जाते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। ये हो गए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। डेंगल, डेंगलिंग, नाचना, डेंगल कर रहा है, ये नहीं पता चलता इसका या उसका, दो के दरमियान पोजीशन ही नहीं पकड़ रहा और कंफ्यूज कर देता है। यानी इस वाले नाउन का या उस वाले नाउन का, इस वाले वर्ब के साथ है तो उसके साथ है, तो ये डेंगल कर रहा है। अलोन है, किसी जगह पर अकेला है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है, लवारसों की तरह खड़ा हो जाता है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड व्हाट आई मीन सिंपल वर्ड्स में डेंगलिंग मीन्स। मॉडिफाइंग फ्रेजेस मस्ट हैव अ वर्ड टू मॉडिफाई। मॉडिफाइंग जो फ्रेजेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो किसी वर्ड के साथ होंगे ना, तो ये अकेले होंगे, अलोन होंगे। ये देखिए जी, हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। गौर करें, तेजी से ना कहना ये जुमला ठीक है, गौर करें आपको पता चलेगा। हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट, हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। टीवी मैजिक से ऑन हो गया था, टीवी किसी ने ऑन किया, नंबर वन। फिनिश असाइनमेंट किसी ने की, खुद ब खुद तो नहीं फिनिश होगी, तो किसने की? सो ये जो मॉडिफाइड फ्रेज है हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट, इसके रिलेटेड ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसने असाइनमेंट फिनिश की, तो ये नहीं पता चल रहा। सो द ओनली अदर नाउन इन द सेंटर, क्योंकि दूसरा नाउन तो टीवी है, टीवी तो असाइनमेंट नहीं खत्म कर सकता। नाउन देखो ना इसमें कौन कौन सा है, टीवी आ रहा है, अब टीवी तो असाइनमेंट नहीं खत्म कर सकता। इवन टीवी को भी कोई और ऑन करेगा, क्योंकि टीवी एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, बेशक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, खुद तो नहीं ऑन होता, टीवी को कोई ऑन करता है, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट ही टर्न्ड ऑन द टीवी। सो वो रेलिवेंट जो उसका नाउन है वो लगाओ ताकि पता चले कि ये टर्न्ड ऑन टीवी, फिनिश जो है वो टीवी किसी ने ऑन जो किया उसी ने लगता फिनिश किया, हैविंग फिनिश है। यानी अब इसका तर्जुमा बनेगा कि असाइनमेंट खत्म करने के बाद उसने टीवी ऑन किया, यानी उसी ने असाइनमेंट खत्म की थी और उसी ने टीवी ऑन किया। तो सेंटेंस को भी सीधा करना पड़ता है बाजू का। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था द टीवी वाज टर्न्ड ऑन, इसको ठीक करो, एक्टिव फॉर्म में लिखा है ताकि सेंटेंस बने। तो वो एक ही सब्जेक्ट लगाने से दोनों मीनिंग क्लियर हो गए। असाइनमेंट के बारे में भी क्लियर हो गया कि फिनिश असाइनमेंट भी उस शख्स ने की थी और उसी ने टीवी ऑन किया है, राइट। अच्छा, बाजू का तो ऐसा होगा कि एक से ही होगा, बाजू का तो एक से नहीं होगा, अलग लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये पहले एग्जांपल दी थी, इधर दे देता हूँ क्योंकि शायद इसमें स्लाइड्स पे ना हो, मैंने दी थी, काफी पुरानी एग्जांपल है। द मिनिस्टर met the manager, Mr. met the manager and he recognized him। अब ये ही की वजह से मसला बन गया, ही recognized him। किसने किसको रिकॉग्नाइज किया? मिनिस्टर ने मैनेजर को किया या मैनेजर ने मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज किया? दैट्स अ कंफ्यूजन। तो ये इसकी एक की वजह से कंफ्यूजन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करना चाह रहे हैं मिनिस्टर की तो हम लिखेंगे द मिनिस्टर met the manager एंड ही को निकाल देंगे एंड recognized him, तो पता चल गया मिनिस्टर मिला और उसी ने रिकॉग्नाइज किया। अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजर की तो हम कहेंगे द मिनिस्टर met the manager who recognized him। सो पता चल गया कि हु मैनेजर की बात होती है। देखो ये फौरन मैनेजर के बाद लगा हुआ है, फौरन मैनेजर के बाद हु लगा हुआ है, राइट।
तो पता चल गया ये मैनेजर नहीं रिकग्नाइज किया। तो ये इसका एक तरीका होगा। तो हमें वो रेलेवेंट का पता होना चाहिए कि कहां पर वो प्लेस होगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब आगे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट वॉज अ फेलियर not having studied the lab instructions carefully. Experiment was a failure. ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया, मान लेते हैं जी। पता नहीं चल रहा कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था। Not having studied the lab instructions carefully. एक्सपेरिमेंट खुद तो नहीं थी लैब इंस्ट्रक्शन पढ़ सकती, किसने लैब इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी? Not having studied the lab instructions carefully. So the person or persons who fail to study the instruction is missing from the sentence. क्योंकि किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी तभी तो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना, तो हमें वो बताना पड़ेगा। The class failed to study the lab instructions carefully and failed the experiment. यानी जहां पे स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा वो करेगा। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, हो सकता है आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा दी क्लास लगाएंगे या ये वाला नाउन लगाएंगे या ये प्रोनाउन लगाएंगे। तो यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस यार। यानी लैब इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेरिमेंट फेल्ड, आई मीन इट कुड बी ए क्लास, इट कुड बी द साइंटिस्ट्स, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, राइट? लैब इंस्ट्रक्शंस, नॉट हैविंग स्टडीड द लैब इंस्ट्रक्शंस, मे बी लैब के अंदर इंस्ट्रक्शन थी। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें स्टूडेंट की तरफ रेफर करती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स को लैब इंस्ट्रक्शंस पढ़ के एक्सपेरिमेंट नहीं करना, दे ऑलरेडी नो हैव दिस। बहरहाल वो कर भी सकते हैं, वो सेंटेंस के अंदर आपने वर्ड्स ढूंढने हैं, गौर करना है, और सेंटेंस के अंदर वर्ड ढूंढने हैं जो वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं क्या पॉसिबल लॉजिकल पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि पिछले में अगर हम देखें तो डेफिनेटली कोई शख्स है ना, वो कोई शख्स ही भी हो सकता है, वो आई भी हो सकता है, वो ही दे भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वो यू भी हो सकता है, व्हाटएवर, बट शुड बी देयर, कोई डूअर ऑफ एक्शन वहां पर मौजूद होना चाहिए। सो ये जो सवाल आपके ज़हन में उठ रहा होगा इसका मैंने जवाब यहां पर दे दिया। सो द क्लास फेल्ड टू स्टडी द लैब इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि क्लास फेल हुई, एंड फेल्ड द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया। फिर इसको नाउन की शक्ल में नहीं लिखना, ये जो लिखा हुआ ना द एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर, इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। पूरे नाउन की शक्ल में है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। तजर्बा एक पूरी नाकामी था, तजर्बा एक पूरी नाकामी था, तो ये क्लॉज जो है वो नाउन की शक्ल में आ रही है, नाउन की तरह बिहेव कर रही है। अब ये चीजें याद रखें, क्लॉज क्या है? सेंटेंस, ठीक है जी। अब मैं पूछ कह रहा हूं नाउन क्लॉज, तो इसका क्या मतलब है? भाई वो क्लॉज जो है वो एक्शन करती हुई नजर नहीं आ रही, वो रुकी हुई है, तो इसलिए हमने उसको नाउन कह दिया। क्योंकि नाउन की कंसेप्चुअल डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? जो वर्ड एक्शन करता हो, जिसके अंदर आपको हरकत महसूस ना हो, वो नाउन है, और जिस लफ्ज के अंदर आपको हरकत महसूस हो, एक्शन महसूस हो, वो वर्ब है। तो अब ये पूरा जुमला है, लेकिन ये जुमला किस शक्ल का है? ये हरकत नहीं कर रहा, ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है कि नहीं? मैं देख लो, कोई मैंने साइंटिफिक टर्म या टेक्निकल टर्म या ग्रामर सारी जिंदगी पढ़ते वो नहीं यूज की, इंतहाई सिंपल, इंतहाई सिंपल, कुछ सिंपल से भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं, आम जुबान में, आपकी जुबान में बात करो ताकि आपको बात समझ आ जाए। आई एम नॉट थिंकिंग दैट स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी आर दे फ्रॉम Qaid-e-Azam University, they are Ravians or they're Lums from Lums, or they are from England, they've done bar at law, whatsoever. I'm not concerned with this. My job is to teach you things in a very sensible, easy manner, the things that makes sense to you. I'm not here to impress anyone, and I'm not supposed to for example, make things complicated for you. I want to make things as simple as possible so that the things conceptually become clear, rather than be in the illusion of terminologies and the illusion of being philosophical, being intelligent. Because हमारे यहाँ जब ज्यादा philosophical हो जाए, ज्यादा मुश्किल लफ्ज यूज करें, भारी भरकम वर्ड्स यूज करें, हम समझते हैं यार ही इज अ मैन, एजुकेटेड मैन। जैसे पाकिस्तान में होता है, इंग्लिश बोलने वाले को हम एजुकेटेड आदमी समझते हैं, he is an educated man because he speaks English, right? So ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, और ये मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं रहे, मेरे वाले तो कुछ जानते हैं किसी हद तक। I want that you should understand these things, right? तो इसको हम नाउन क्लास कहेंगे जी, ठीक है, समझ आ गई होगी बात को आपको, आई होप।
अब मैं देखता हूँ आगे आगे क्लियर हो गया जी। अब 2-4 मिनट के लिए फिर दोबारा से मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपकी ब्रेक होगी 15 मिनट की, नमाज शमाज जो भी होगी, फिर 7:45 बजे आपके टेस्ट लगे होंगे, वो आप स्टार्ट कर देंगे। और डेफिनेटली 7:45 से लेके या 8 बजे शुरू हो जाएगा, फिर आप 45-50 मिनट टेस्ट चलेगा तो क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, मेरे साथ कनेक्शन ही होगा, मेरे साथ आप नई क्लास पे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पहला टाइम डिस्कशन पे लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पहला टाइम डिस्कशन करेंगे। अभी 2 मिनट के लिए इनको ऑन करें जी चैट। मैंने क्लॉज कहा है, फ्रेज नहीं कहा था सलीम। जी 2 मिनट बात करनी है तो कर लेना। मर्फी की बुक पढ़ें ग्रामर को ठीक करने के लिए यार, रेमंड मर्फी की बुक पढ़ लें, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे भी समझ आती है यार। मैंने वैसे कभी एक बुक को कभी पढ़ने की, कुछ बच्चों का लेवल होता है बहुत लो होता है, मैं कहता हूँ ठीक है यार रेन एंड मार्टिन पढ़ लें, कुछ का बेहतर होता है मैं कहता हूँ चलें और ज़्यादा एडवांस एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पढ़ें। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के 4-5 चैप्टर पढ़ लें शुरू के, वो बहुत बेहतर है। ओए होए यार, मैसेज खुलवाने का नुकसान ये होता है कि दैट गोज क्विकली, ओए होए so quickly. I am still not getting any question. डेंगलिंग मॉडिफायर बताया ना, डेंगल कर रहा है, डज नॉट। अभी मैंने डेंगलिंग की एग्जांपल्स दी ना बेटा। मिसप्लेस का मतलब होगा उसको जहां होना चाहिए वहां पे नहीं था। ये देखो, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, दोबारा देखो, ये मिसप्लेस मॉडिफायर आ गया, सॉरी, ये मिसप्लेस मॉडिफायर की ये एग्जांपल आ गई। विद हर न्यू बेबी, जिस जगह पे उसको होना चाहिए था वहां पे नहीं था, इसको मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है जी, उसको होना चाहिए था, जिस वर्ब के साथ, वॉक के साथ होना चाहिए था, वो इधर लगा हुआ है। डेंगलिंग का फर्क ये है, ये देखो डेंगलिंग अब इधर आएगा। ये डेंगलिंग का मतलब है कि पता ही नहीं है कौन किसके साथ बात कर रहा है। हैविंग फिनिश्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट तो खत्म होगी, किसने की, वो मॉडिफायर ये गलत लगा हुआ है ना, कहाँ लगा होना चाहिए, इसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन लगेगा तो उसको क्लियर करेगा। जेरेंड कहते हैं जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दें, उसको जेरेंड कहते हैं। पार्टिसिपल इसलिए उसको कहते हैं कि सेंटेंस के शुरू में, जैसे ये हैविंग, हैविंग फिनिश्ड लिख दिया है, हैविंग ये इधर फिनिश लगा दिया, तो सेंटेंस के शुरू में वाइल स्लीपिंग, तो वो जब होगा उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। नहीं, हु की बजाय हुज नहीं होना चाहिए था, जिसने हुज लिखा ना जी डेंगलिंग, वो मिनिस्टर वाला के साथ किसी ने सवाल पूछा है, हु के साथ हुज नहीं होना चाहिए था बेटा, हुज का तर्जुमा जाके पढ़ो मेरा बेटा। इसका मतलब है आपकी भी ग्रामर बहुत वीक है और आपकी बेसिक इंग्लिश भी वीक है। ये मेरे बच्चे आपने पढ़ना है लाजमी जाके, ये हु और हुज पे अगर क्वेश्चन किया ना, तो ये बड़ा इट क्लियर इंडिकेट्स के आप इसको जरा डिटेल में जाके पढ़ो। अच्छा जी, कौन कह रहे हैं जी उस्ताद जी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया करो, घंटा देर तो बहुत कम है, इस ताड़े कोल ज्यादा मुस्तफीद होना चाहते, ये कौन से एडवोकेट साहब हैं यार, पंजाबी में मत लिखें, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन बात ये है बेटे, ये बात ये है कि सुने, दिस इज नॉट अबाउट पढ़ाना। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट एक्शन। स्क्रीनिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट। इसमें आप कॉम्पोजिशन की, आप वो क्लास हो जो कॉम्पोजिशन लेके आए हो। इवन जिन्होंने स्क्रीनिंग भी करनी है उनको बेसिक लेक्चर देने के बाद प्रैक्टिस करनी है, पता चले उनको कि काम करना है। लेक्चर, थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं देने। स्क्रीनिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें वो कम है। तो यहां पर लेक्चर एक तो ऑलरेडी आपके हो चुके हुए, जिनके नहीं हुए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग ले रहे हैं, उनको भी हमने लेक्चर में एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दे दिया है। और उसके बाद उनका काम है प्रैक्टिस करना, एक एक लेक्चर के साथ प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ाते नहीं जाना। ये कॉम्पोजिशन की क्लासेस में क्या होता है, पढ़ा रहे हैं आपको, कोई चेकिंग तो नहीं हो रही, आपको अलग से जाके असाइनमेंट चेक करवानी पड़ती है कि नहीं करवानी पड़ती, या हम ट्यूटोरियल अरेंज करते हैं जिसपे माशाल्लाह सारे शौक से कहते हैं जी हमें ये करवा दे वो करवा दे, लेकिन कोई भी ट्यूटोरियल में नहीं आता। और अब जो मेरे बैचेस चले गए उनको मैंने बता दिया, अब आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट ट्यूटोरियल, अब वो मुस्तफीद ना हो मेरे से। एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट, सर ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट इज अ फेलियर बिकॉज साइंटिस्ट डिड नॉट स्टडी इंस्ट्रक्शंस। ये सवाल नहीं समझ आ रहा। कंजक्शन इंटरजेक्शन लगा के सेंटेंस ठीक, ओहो यार, एक मैसेज करता है वो पढ़ रहा हो तो फिर ऊपर मैसेज चला जाता है। मुझे I'm really not getting the question because the moment I start reading a question it immediately vanishes. I mean disappear is because आपके मैसेज इतनी तेजी से आ रहे हैं।
स्लाइड्स मिलेंगी, स्लाइड्स मिलेंगी, स्लाइड्स आपने पढ़ते हुए क्यों नहीं शॉर्ट्स लिए? व्हाट इफ यू राइट इट लाइक द एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर एज लैब इंस्ट्रक्शन वाज नॉट। और बच्चे आप जब सवाल लिखते हो ना, देखो मेरी बात, रुक जाएं, स्टॉप करें जी, पता क्या बात है, रुकें, अब जरा रुकिएगा, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, रुकें रुकें रुकें, मैं स्लाइड्स दिखाता हूं ना, रुकें, आप पहले मेरी बात सुने, रुकें जी, आई वुड से स्टॉप फॉर ए मोमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी स्लाइड्स आपने देखनी है मैं दिखाता हूं। देखो, जब आप सवाल यहां लिखते हो ना, तो अभी आपका वैसे ही सवाल ऑलरेडी इनकम्प्लीट और अधूरा होता है, ठीक है जी। होता ही है कि जब आप एक बंदा सवाल लिखेगा, फिर मैं उसके सवाल को समझूंगा, फिर उस सवाल को समझ के अगर वो इनकम्प्लीट होगा तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप दोबारा सवाल करें, या व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस और दैट, ठीक है। मुझे ये मौका ही नहीं मिलता, आप एक मैसेज कर रहे हो, इतनी स्पीड में मैसेजेस जाते हैं, मैं अभी एक पढ़ रहा होता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू सेंस दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और द क्वेश्चन, एंड it disappears in just a flash of a moment. It disappears. I cannot get that question. What I can do is, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि देखो, आप लेक्चर को मैंने इसकी स्पीड स्लो रखी है, मैंने सवाल एक ही पूछा था कॉमन, कि क्या स्पीड ठीक है, आपको समझ आ रही है, दैट्स ऑल। अब बाकी काम आपका है कि आप सवाल उसके मुताबिक आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो, वो ले लो, और स्पीड में स्लो रखूं ताकि आप चीजों को समझते जाओ। दिस इज द ओनली वे राइट नाउ। 1200 स्टूडेंट के साथ यही हो सकता है जी। पैसिव से एक्टिव कर सकते हो, फॉर द सेफ ऑफ करेक्शन कर सकते हो। शाह फहद का एक सवाल मुझे नजर आया, डॉक्टर रिदा कैरी नॉट हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली द स्टूडेंट्स फेल्ड द एक्सपेरिमेंट। सर, इज दिस सेंटेंस राइट जी? नॉट हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली द स्टूडेंट्स फेल्ड द एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, इवन देन इसको रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। आप सेंटेंस को करेक्ट होना चाहिए रिदा, रिदा फातिमा, सेंटेंस में क्लैरिटी आनी चाहिए। जब क्लैरिटी आ जाए तो किसी भी फॉर्म में स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। 15 मिनट की ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपका टेस्ट ऊपर अपलोड हो चुका होगा जी। बताएं एक एक करके, बताएं प्रॉब्लम। लाइला पूछ रही है मेरा एक प्रॉब्लम है, सुन ले प्लीज। बेचा मैं सुन तो सबकी रहा हूं, लेकिन वो मुझे सुनाई दे तो तब है ना, जुमले ऊपर निकल जाते हैं जी। नेहाब का शायद सवाल है कि रियली गुड है, बिल्कुल रियली गुड है, जल्द गा सकते हैं। टेंगली मॉडिफाइड स्लाइड है, ये फिर खत्म हो गया जी। मैम आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया जी, कंप्लीट हो गया लेक्चर। क्विज पे जा सकते हैं। नहीं समझ आ रही, टेस्ट फिर निकल गया, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट वो 50 क्वेश्चन होंगे, 45-50 मिनट्स का होगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि 15-20 मिनट के बाद आप जाएं। जिस बच्ची ने कोई सवाल किया था कि मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी सुन लें, उसका फिर मुझे सवाल नजर नहीं आया, एंड इट स्लिप्ड अवे वेरी क्विकली। जी होस्ट कहीं हैं जी, मुझसे बात कर लें। मैंने रेमंड मर्फी को कहा था कि आप ग्रामर को ठीक करने के लिए पढ़ें, प्रैक्टिस के लिए आपको मुख्तलिफ साइट से मटेरियल मिल सकता है। जी सर बताइएगा। ये बताएं कि इनका टेस्ट एलएमएस पे किस वक्त अपलोड, मेरे ख्याल उन्होंने मुझे कहा था 7:45 8 बजे के करीब हो जाएगा, और ये 1 बाय 1 सर करके जाना शुरू हो जाएंगे। सर 8 बजे का टाइम इन लोगों को दिया हुआ है, क्या 8 बजे तक ये लोग ना एलएमएस ज्वाइन कर लिया करें? 8 बजे तक कर लिया करें, ठीक है। तो बस ये 15 मिनट की ब्रेक दें और उसके बाद ये ज्वाइन कर लें, ठीक है। पंद्रह ठीक है सौ सर। 1200 स्टूडेंट है, उनको तो आंसर दिया ही नहीं जा सकते, ये बड़ा एक मुश्किल है। और ये वो जो 20 स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें होते हैं 25 से 30 स्टूडेंट्स, उनके लिए मैंने रखा हुआ है कि लेक्चर, लेक्चर के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद वो वापस आते हैं, एंड देन आई टॉक टू देम, वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। हियर इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें यही है कि मैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, तो इनको मैंने कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन होना ये चाहिए कि ये कोई एक एक बंदा उनके बिहाफ पे बात करे ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जब मैसेज तो कर रहे हैं बेचारे, अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको बताऊं, मैं क्या करूं, वो मैसेज स्लिप अवे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक्चुअली ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीजें ये गो थ्रू कर चुके हैं, ये जी, इनकी ये मैं इनको रिवीजन हो रही है। बिल्कुल, मैं इनको कह चुका हूं कि आप वो भी ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो यार, तो आपके क्वेश्चन में फिर या तो प्रिसाइजनेस होनी चाहिए। बाज़ वो बहुत ही बचगाना सवाल पूछते हैं या बहुत जीरो से, तो मैं कहता हूँ ये पढ़ के आए हैं, कॉम्पोजिशन की क्लास ली या नहीं ली, इस पर डेफिनेटली मेरे भी स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन चले कोई बात नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो उनका हक है, वो पूछ सकते हैं, दिस इज देयर राइट दे, बिकॉज हो सकता है उसको क्या समझ नहीं आई, क्लास अटेंड नहीं की, क्या वो हमने इनको पनिश तो नहीं करना, हमने इनकी हेल्प करनी है ना, वो तो मैं तैयार हूँ। बट होना ये चाहिए किसी इनकी जगह पे कोई एक ऑन द बिहाफ ऑफ देम वन शुड आस्क क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट मैं ठीक कोशिश करूंगा कि इनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा क्या है। है सर, आप अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे या बस लेक्चर यहाँ पे एंड है? अगर तो मैं इस तरह करता हूँ कि अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा, 8:45 पे ना दोबारा इसको देख लेते हैं। ठीक है अगर सर, कुछ ऐसा लोग कर करें। लेते हैं तो आ जाए ना, तो 8:45 पे मैं दोबारा देख लेता हूँ, अगर कोई 5-10 मिनट, लेकिन अगर एक आध बंदा मुझसे बात करे फिर मैं इनको जवाब दे दूंगा। मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ठीक है सर। माइक ऑफ कर रहा हूँ, 15 मिनट की ये ब्रेक करें। और अब मैं स्लाइड नंबर 8 पे जा रहा हूँ, किसी ने 8 का कहा था। दिस इज स्लाइड नंबर 8, दिस इज स्लाइड नंबर 8। और ये जिसने 1 की फरमाइश की है भाई, ये है 1। स्लाइड नंबर 6 इज दिस।